नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ विकास मीना। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ EFM एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होता है, कौन इसको नियंत्रित करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और हम अंत में ये जानेंगे कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स फंड ट्रांसफ़र होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट के माध्यम से पैसों का या फंड का लेन देन करते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फंड ट्रांसफ़र कहेंगे। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम विच फैसिलिटीज वन टू वन फंड ट्रांसफ़र। इट हेल्प्स इन द ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर और अनदर बैंक टू अनदर। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियाँ जितनी भी प्रकार की होती है उसको देश का सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है। जैसे भारत में जितनी भी प्रकार की भुगतान प्रणालियाँ हैं इलेक्ट्रॉनिक, उन सब को RBI नियंत्रित करता है। याद रहे, इसमें पैसों का कोई भौतिक आदान प्रदान नहीं होता है, सिर्फ अकाउंट्स के अंदर मनी की वैल्यू चेंज होती है। It does not involve any physical exchange of money, but value are changed in electronic accounts. दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हमें उन चीज़ों का पता नहीं होगा तो हम कभी भी फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले, जब भी हम एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में फंड का ट्रांसफ़र करते हैं तो जिस भी बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उस बैंक अकाउंट के बेनिफिशियरी का नाम हमें पता होना चाहिए। यदि हमें बेनिफिशियरी का नाम अर्थात लाभार्थी का नाम पता नहीं होगा, हम फंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। दूसरी शर्त, जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस खाता धारक का हमें बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। और तीसरा, जिस बैंक खाते में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस बैंक का IFSC कोड हमें पता रहना चाहिए। दोस्तों, IFSC कोड क्या होता है? IFSC कोड की पूरा अर्थ होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 अंकों का होता है, 11 अंकों और अक्षरों का होता है। शुरुआत के जो 4 अक्षर होते हैं वो बैंक के नाम को बताते हैं, 5वां अक्षर हमेशा 0 होता है और अंतिम के जो 6 अंक होते हैं वो बैंक की ब्रांच को दर्शाते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फंड के कई प्रकार होते हैं, कई सोर्सेज हैं। जैसे हम नेट बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से जब बैंक हमें बैंक का एक यूज़र ID और पासवर्ड मिलता है जिसके माध्यम से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग होता है, अक्सर आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में मोबाइल बैंकिंग है। मोबाइल बैंकिंग में हम जैसे गूगल पे होता है, फ़ोन पे होता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ही प्रकार है। और तीसरा होता है, हम बैंक की ब्रांच के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि हमारे पास नेट बैंकिंग नहीं है या हम मोबाइल बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तो हम बैंक में जाके उस बैंक के माध्यम से दूसरे बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। हमें दूसरे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें वहीं जाके ही पैसे जमा कराना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होते हैं। दोस्तों, सबसे प्रचलन में इस वक्त है RTGS, NEFT और IMPS और फोर्थ है ECS। सबको हम विस्तृत से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये RTGS क्या होता है।
दोस्तों, आरटीजीएस का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इसकी शुरुआत मार्च 2004 से हुई है। आरटीजीएस का परिचालन आरबीआई के माध्यम से होता है। इसकी कुछ शर्तें हैं। हमेशा इसके आरटीजीएस के माध्यम से हम बड़ी राशि का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। याद रहे, इसमें ट्रांसफ़र की न्यूनतम सीमा 2 लाख होती है, मतलब 2 लाख से कम हम फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम लिमिट इज़ 2 lakhs एंड नो मैक्सिमम लिमिट। सबसे इम्पोर्टेंट, आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट हमेशा तत्काल होता है। इमीडिएटली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हमने ट्रांसफ़र किया तुरंत दूसरे के बैंक खाते में ये फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर इसकी एक शर्त है कि बैंक खुला रहना चाहिए। जिस दिन बैंक नहीं खुलेगा हम उस दिन फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों, नेक्स्ट है एनईएफटी। आखिर एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है? एनईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, तो हमें इनकी फुल फॉर्म हमेशा पता रहना चाहिए। एनईएफटी की शुरुआत नवंबर 2005 में हुई थी और इसको ऑपरेट भी आरबीआई ही करता है। इस तरह से आरटीजीएस को ऑपरेट आरबीआई करता है, वैसे एनईएफटी को भी ऑपरेट आरबीआई करता है। एनईएफटी के अंदर नो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। हम एनईएफटी में कितने भी पैसे, कम और ज़्यादा कितने भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। एनईएफटी की शर्त यह है कि इसमें फंड हमेशा एक टाइम स्लॉट में होते हैं। जैसे हम समझाना चाहेंगे, जैसे सुबह 9 बजे से लेके और सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक जितने भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र हुए वो के सब रिलीज होंगे 9 बजे। मतलब 8 और 9 के बीच में जितने भी ट्रांसफ़र होंगे वो इमीडिएटली नहीं होंगे। वो 8 और 9 के स्लॉट 9 बजे होंगे और 9 से 10 के बीच में जितने भी फंड ट्रांसफ़र हुए वो 10 बजे रिलीज होंगे। इसी तरह से आगे 10 से 11 वाले स्लॉट 11 बजे, 11 से 12 बजे वाले 12 बजे। इस तरह से इस टाइम स्लॉट के अंदर, इस टाइम स्लॉट के तहत फंड ट्रांसफ़र होते हैं। याद रहे, इमीडिएटली कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते। और एनईएफटी के माध्यम से हम 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी। इसकी एनईएफटी के में अंदर भी एक शर्त होती है, फंड ट्रांसफ़र करते वक्त उस दौरान बैंक का ओपन रहना जरूरी है। उस दिन बैंक बंद नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट है आईएमपीएस। आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या सर्विस। इसकी शुरुआत 2010 नवंबर में हुई थी और इस आईएमपीएस के माध्यम से हम कभी भी और कहीं से भी 24 आवर्स हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए बैंक का खुला रहना कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिस दिन बैंक बंद रहता है हम उस दिन भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम लिमिट बिल्कुल नहीं होती है, कितने भी हम 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 2 लाख है। 2 लाख से ज़्यादा फंड हम ट्रांसफ़र आईएमपीएस के माध्यम से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ईसीएस। यह भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ही तरीका है। जब हमें एक निश्चित अवधि के बाद किसी को बार बार भुगतान करना होता है तो ईसीएस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ईसीएस 2 तरह के होते हैं, एक ईसीएस क्रेडिट होता है,
एक ECS डेबिट होता है। ECS क्रेडिट में जैसे हम जब इसका उपयोग करते हैं ECS क्रेडिट का, तो सैलरी में किया जाता है। जैसे सैलरी एक हर महीने की 1 या 2 तारीख को, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड बाद में लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना होता है एक फिक्स, तो वो ECS क्रेडिट के माध्यम से होगा। और जैसे एक टाइम पीरियड के बाद में हमेशा बिल का भुगतान करना होता है, बिलों का, पानी का, बिजली का, तो एक किस्त या LIC की जो अपने को इंश्योरेंस की पॉलिसी करा रखी है, तो एक टाइम पीरियड के बाद में वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है, तो हम ECS डेबिट के माध्यम से वो फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ECS का संचालन, याद रहे, ECS का संचालन RBI नहीं करता है, इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। इसको ऑपरेट NPCI करता है। याद रहे, ये सब अपने अपने तरीके होते हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी के साथ आज हमने जाना कि आखिर ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और किस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के माध्यम से हम हॉलीडे के अंदर या छुट्टी के दिन, बैंक का जिस दिन अवकाश होगा उस दिन भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किस में हम उस दिन नहीं कर सकते। किस सिस्टम के तहत हम तत्काल कर सकते हैं, किस में टाइम